जवाब मिला 1994 में हबल की कैद की 1500 लाइट ईयर्स दूर स्वॉर्ड ऑफ ओरायन के एक नेब्यूला की इमेजेस में। ईगल नेब्यूला की तरह ओरायन भी स्टार्स पैदा करता है। साइंटिस्ट ने इस इमेज की बारीक जांच की तो उन्हें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखे, गैस और डस्ट की चपटी डिस्क जैसे स्पॉट्स जो ताजे हैच हुए एग्स से बने थे। इन स्पॉट्स को कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। सेंटर में बेबी स्टार के बढ़ने के दौरान प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गर्म होकर एक प्लैनेट मेकिंग फैक्ट्री बन जाती है। डस्ट के अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल से 1000 गुना छोटी ये डस्ट कॉस्मिक डस्ट बनीज में आपस में सटी रहती है। सैकड़ों हजारों सालों के दौरान ये डस्ट बनीज धीरे धीरे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मून्स और प्लैनेट्स बन जाते हैं। कुछ वक्त बाद गैस या तो न्यूबॉर्न स्टार पर गिरकर या स्टेलर विंड्स में बहकर गायब हो जाती है और अपने पीछे एक न्यूबॉर्न प्लैनेटरी सिस्टम छोड़ जाती है। ऐसा ही हुआ होगा अगर आप 4.5 अरब साल पीछे जाकर देखें तो। सन और सोलर सिस्टम के बनने को देखें तो वो उसी तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा जैसा इसमें दिखता है। हम 4.5 अरब साल पीछे तो नहीं लौट सकते, पर हेस्टर की शुरुआती ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से तेजी से 20 साल आगे आए तो हबल हमें नई जानकारी दे रहा है। तो 2014 में हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से देखा। यहाँ ये विजिबल लाइट में दिखते हैं और यहाँ ये नजर आ रहे हैं थोड़े से बाहर हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 में इंफ्रारेड में। इस पिक्चर में हमें क्लाउड्स के पार स्टार्स पैदा होते दिखते हैं, उन पिलर्स में भी और उनसे आगे भी। उनके पीछे हजारों स्टार्स मौजूद हैं। हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड्स और स्टार्स के पैदा होने में कुछ और भी देखा, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स। थोड़ी अकल लगाएं तो ये स्टार वॉर्स की घुड़सवार फौज दिखती है, लेकिन ये एक स्टार के पैदा होने की शुरुआत का नतीजा है। जब ये बनता है फटने से बचने की कोशिश करता हुआ। ये इतनी तेजी से घूमता है कि इससे कुछ मटेरियल गिरने लगता है। इट्स लूजिंग स्टफ, लेकिन सिर्फ बहुत तेजी से मूव करती गैस के इन टाइट कॉलम्स में। जैसे होज से पानी निकलता है वैसे ही यहाँ ये स्टार से निकल रहा है। आप बेसिकली स्टार से इजेक्शंस की हिस्ट्री देख रहे हैं बीते 1000 सालों में। जेट वक्त की एक तस्वीर जैसा है, उस बर्थ प्रोसेस की जो हमारे पास कई सोलर सिस्टम सामने ला सकती है, लेकिन जहां जन्म है वहां मरण भी है। 2004 में हबल की कैद की एक तस्वीर ने हमें हमारे अंत की एक झलक दिखाई। हीलिक्स नेब्यूला। स्टार की ये आउटर लेयर्स फैलते हुए अपने पीछे सॉलिडिफाइड ऑक्सीजन और कार्बन का एक झुलसता हुआ गर्म गोला छोड़ती हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। किसी दिन यही चीज हमारे सन के साथ होगी। सन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इससे ये फैलकर एक बड़ा सा रेड स्टार बन जाएगा। ये बुरी खबर है। हमारे प्लैनेट पर टेम्परेचर 1000 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। धरती पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में गर्म गैस की एक दीवार धरती को ढकते हुए स्पेस तक छा जाएगी। इसके रास्ते में आने वाला हर प्लैनेट और मून राख हो जाएगा। हमारा सन बस एक कलर्ड स्प्लैश जैसा बचेगा जो हजारों लाइट ईयर्स दूर से भी दिखेगा, कुछ इस तरह। तो ह्यूमन रेस के सामने एक वार्निंग है। हमारे पास बस 5 अरब साल का वक्त है। लेकिन हमारे सन का खत्म होना उस कहीं ज्यादा ताकतवर डाउनफॉल के सामने फीका है, जिसकी हमने हबल की बदौलत एक झलक कैद की है।
कुछ स्टार्स हमारे सन से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़े हैं। जितना बड़ा स्टार उतनी उसकी छोटी जिंदगी और उतनी ही दर्दनाक होती है उसकी मौत। ये स्टार्स फटकर एक बहुत बड़ी फायरबॉल बनाते हैं जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इस तरह का स्टार सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सन भी नहीं कर सकता। इसमें वो वाली बात नहीं है, इसमें मास नहीं है जो एक्सप्लोजन के लिए उसे चाहिए, जो स्टार के बीचों बीच होता है ब्लो अप करने के लिए। कुछ ही स्टार्स हैं गैलेक्सी में जो इस तरह का एक्सप्लोजन कर सकते हैं। हर स्टार बड़ी सफाई के साथ इनवर्ट पुल, अपनी ग्रेविटी और उस हीट के आउटवर्ड प्रेशर के बीच बैलेंस होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होता है। इसका फ्यूल खत्म होने पर बैलेंस के लिए जरूरी प्रेशर नहीं बचता। ऐसे में ग्रेविटी हावी हो जाती है और स्टार अंदर धंसकर फट जाता है। सुपरनोवा की पूरी हीट स्टार और उसके आसपास की हर चीज को तबाह कर देती है। ऐसा ही बहुत बड़ा स्टार हमारी अपनी गैलेक्सी में फट चुका है, द क्रैब नेब्यूला। हबल टेलीस्कोप ने उसके बाद के हालात रिकॉर्ड किए। क्रैब नेब्यूला उस सुपरनोवा का एक्सपेंड होता हुआ मलबा है जो 1054 में देखने में आया था। सुपरनोवा का एक्सप्लोजन चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड किया था, इसलिए हम जानते हैं वो एक्सप्लोजन कब हुआ था। इस 1000 साल पुराने सुपरनोवा का बढ़ता हुआ मलबा आज भी स्पेस में करीब 45 लाख किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से घूम रहा है। लेकिन हबल की इमेज प्राचीन इतिहास की तस्वीर से बढ़कर है। साइंटिस्ट के लिए आपस में जुड़े जाले जैसे फिलामेंट्स लाइफ की नेचर के क्लूज देते हैं। लाइफ देने के लिए जरूरी फंडामेंटल एलिमेंट्स स्टार्स के बीचों बीच बनते हैं। स्टार्स के एक्सप्लोड होने पर ये फंडामेंटल एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में बिखरकर दूर मौजूद नेब्यूला क्लाउड्स में सीड छोड़ते हैं जो नए प्लैनेट्स और नई लाइफ को जन्म देते हैं। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसलिए निकलने पर ये रेड दिखता है। ये रेड कलर ऑक्सीजन की वजह से है। और हमारे ब्लड में आयरन है जो एक सुपरनोवा में क्रिएट हुआ है। हमारी वेडिंग रिंग का गोल्ड सुपरनोवा में क्रिएट हुआ है। हमारी बोन्स का कैल्शियम भी सुपरनोवा में बना है। तो हमें बहुत कुछ पता चलता है खुद यूनिवर्स के बारे में व्हेन दीज स्टार्स डाई। लेकिन कुछ रहस्य अभी भी कायम है। आज क्रैब नेब्यूला से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक वहां है जहां सारा मटेरियल है। हमें पता है कि क्रैब नेब्यूला को बनाने के लिए फटने वाले स्टार का मास सन के मास के करीब 10 गुना ज्यादा था। हम उस स्टार का करीब आधा मास ही मेजर कर सकते हैं जिसके फटने पर क्रैब नेब्यूला बना था। साइंटिस्ट मानते हैं कि सुपरनोवा बनने के लिए फटने से पहले स्टार ने मास गंवा दिया था, वो गैस जिसका हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। हबल साइंटिस्ट को कमाल की जानकारियां दे रहा है। एक खास स्टार एटा कैराइना पर नजर रखकर जो कैराइना नेब्यूला में है। ये वो स्टार है जो थोड़ा मिस्टीरियस है। ऐसा लगता है इसमें सन के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा मास है। ये अपर लिमिट है। स्टार जितना बड़ा होगा उतना ही हॉट होगा। तो इस स्टार की सरफेस इतनी ज्यादा हॉट है कि ये अपनी ही गैस को थाम नहीं सकता। इससे लगातार गैस निकल रही है। 10 साल से ज्यादा वक्त में हबल ने एटा कैराइना की तस्वीरों की एक सीरीज तैयार की। तस्वीरें सतह से फूटती सुपर हीटेड गैस की 2 बेहद बड़ी लॉब्स दिखाती हैं। हालांकि एटा कैराइना कम उम्र का स्टार है, पर इसका जबरदस्त मास इसे अनस्टेबल बनाता है। ये स्टार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ये उन कुछ स्टार्स में से एक है जिनके बारे में हम कह सकते हैं हाँ ये तो जाएगा जरूर।
फटने के बाद स्टार एटा कैराइना अब तक दर्ज किया गया सबसे तबाही भरा सुपरनोवी बन जाएगा। एक्सप्लोजन की लाइट जब हम तक पहुंचेगी तो वो नजारा बहुत ही अमेजिंग होगा। ये तकरीबन फुल मून जैसी ब्राइट होगी। ये तमाम लाइट हमारे स्काई में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होकर रात में शैडोज बनाएगी। स्टार का फ्यूल खत्म होने पर आतिशबाजी शुरू होगी और ये विशाल स्टार कुछ ही सेकंड्स में खुद को तबाह कर लेगा। इस तबाही का पूरा जोर फटते स्टार के कोर को सहना पड़ेगा। ऐसा होने पर यह अपने पीछे एक आउटर स्पेस फिनोमिनन छोड़ जाएगा, जिसको लेकर लंबे वक्त से स्टार गेजर्स मन में कल्पनाएं पाले हुए हैं, जो है ब्लैक होल। हबल से पहले इसका कोई पक्का सबूत नहीं था कि ब्लैक होल्स होते हैं। ब्लैक होल को लेकर आज जो सोच है वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी स्टोरी से आई है। आप कोई मैटर लें और इसे काफी बड़ा, काफी डेंस बना दें तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि उससे स्पेस में एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। ये स्पेस में एक होल बना देता है जिसमें जाया तो जा सकता है पर बाहर नहीं आया जा सकता। ये कॉस्मिक लॉबस्टर ट्रैप के जैसा है। आइंस्टाइन के मुताबिक ब्लैक होल की शुरुआत एक बहुत बड़े स्टार से होती है। यह हमारे सन से कम 4 गुना बड़ा होना चाहिए। ब्लैक होल एक सिंपल सी चीज है। ये मैटर का ऐसा टुकड़ा है जो इतना छोटा हो जाता है कि इसके आसपास का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे लाइट भी नहीं निकलती। और क्योंकि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी उस ऑब्जेक्ट से, एंड सो वी कॉल इट अ ब्लैक होल। सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के दौरान स्टार का इनर कोर एक पॉइंट में कोलैप्स कर जाता है, एक पिनहेड से भी ज्यादा छोटा पॉइंट। एस्ट्रोनॉमर्स इस अकेले पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो ऑब्जेक्ट है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, फिर भी ये ओरिजिनल स्टार की ज्यादातर ग्रेविटी बनाए रखता है। हबल को अपने प्राइमरी गोल्स में से एक ये साबित करना था कि ब्लैक होल्स होते भी हैं कि नहीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स एक ना दिखने वाले पॉइंट को कैसे ढूंढते?